अलग उत्तराखंड राज्य की नींव ही रोजगार के सवाल पर पड़ी थी। अब राज्य बनने के 22 साल बाद यही सवाल मछली बाजार के कोलाहल में बदल गया। ऐसा कोलाहल जहां हर कोई सरकारी नौकरियों की बोली लगा रहा है। भर्ती परीक्षाओं को आयोजित करने वाले आयोगों से पेपर यूं लीक हो रहे हैं जैसे बच्चों के गुब्बारों से हवा लीक होती है। सबसे दिलचस्प मामला तो उत्तराखंड विधानसभा का है, जिसमें भर्ती लीक होकर भी सिर्फ प्रिविलेज चाइल्ड तक ही पहुंच पाती है, यानी नेता, अफसर और पत्रकारों के बच्चे, पत्नियां, भाई, भतीजे आदि। भर्तियों के इस लीकेज को एकदम शुरुआत से समझते हैं। 9 नवंबर 2000 तत्कालीन यूपी विधानसभा के लिए निर्वाचित 23 विधायकों और 7 विधान परिषद सदस्यों को मिलाकर 30 सदस्यों वाली उत्तराखंड की अंतरिम विधानसभा का गठन हुआ। इसमें भाजपा के कुल 23 सदस्य थे। इनमें आधे से ज्यादा यानी 13 सदस्य मंत्रिमंडल में जगह बनाने में कामयाब रहे। इस मंत्रिमंडल में भी 6 सदस्य ऐसे थे जो पहली बार विधायक बने थे। इस नितांत नौसिखिया क्लब में से ही एक फर्स्ट टाइमर प्रकाश पंत विधानसभा अध्यक्ष पद पर पहुंचने में कामयाब रहे। इस तरह उत्तराखंड की पूरी सरकार और विधानसभा की कमान ही नौसिखिया लोगों के हाथ में थी, जो किसी भी तरह की गलत परिपाटी के लिए ज्यादा संवेदनशील समझे जा सकते हैं। और यही हुआ भी। प्रकाश पंत ने जल्द ही संवैधानिक पद का इस्तेमाल अपने निर्वाचन क्षेत्र में विवेकाधीन कोष के अलावा नौकरी बांटने के लिए करना शुरू किया। चूंकि तत्कालीन सीएम नित्यानंद स्वामी खुद अपनी बेटी को विधानसभा में नौकरी दिलाने का मोह नहीं छोड़ पाए थे, तो पीठ और सरकार की आसान जुगलबंदी शुरू हो गई। साल 2002 में पहले चुनाव हुए और कांग्रेस सरकार बनी तो यशपाल आर्य विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त हुए। उन्होंने भी प्रकाश पंत की बनाई हुई विशेषाधिकार की परंपरा को कायम रखा और ये भर्तियां जारी रही। कांग्रेस के कई नेताओं के परिजनों को सरकारी नौकर बनाया गया और फिर यही परंपरा अगली विधानसभा में हरबंस कपूर ने आगे बढ़ाई। उन्होंने तब देहरादून महानगर के कई भाजपा कार्यकर्ताओं के परिजनों को सीधे नौकरी पर रखा। इसमें सबसे बड़ा नाम तब महानगर स्तर के पदाधिकारी रहे सुनील उनियाल गामा की पत्नी शोभा उनियाल का रहा। गामा अब प्रदेश के सबसे बड़े नगर निगम के मेयर होने के नाते राजधानी के प्रथम नागरिक भी हैं। यशपाल आर्य और हरबंस कपूर के खाते में कुल मिलाकर 3 दर्जन अलग अलग भर्तियों का हिसाब दर्ज है। इन दोनों लोगों के कार्यकाल के बाद जब साल 2012 में चुनाव हुए तो कांग्रेस की सरकार बनी। हरीश रावत जब सीएम बनने की लड़ाई में विजय बहुगुणा के सामने खेत रहे तो उन्होंने भविष्य की संभावनाओं के तहत अपने पुराने खासम खास गोविंद सिंह कुंजवाल को विधानसभा अध्यक्ष बनाने की जिद पकड़ ली। क्योंकि सदन में सरकार की जान पीठ के हाथ में गिरवी रहती है, इसलिए बहुगुणा ने अंतिम विकल्प के तौर पर ही हरीश रावत के आदमी यानी कुंजवाल के नाम पर सहमति जताई। बहरहाल 2014 में विजय बहुगुणा भी चलते बने और हरीश रावत राज्य के नए सीएम चुने गए। इसके 2 साल बाद जब 2016 में हरीश रावत सरकार पर संकट आया तो कुंजवाल ने ही उनकी नैया पार लगाई। उन्होंने हरीश रावत का साथ देते हुए बागी विधायकों की सदस्यता खत्म की और संख्या बल में सरकार का हाथ ऊपर रख दिया और ऐसा करते हुए उन्होंने पुराना हिसाब चुका डाला। अब एहसान चुकाने की बारी थी हरीश रावत की। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कुंजवाल ने विधानसभा में 123 पद भरने की वित्तीय सहमति सरकार से मांगी तो यह सहमति उन्हें पलक झपकते ही सौंप दी गई। कुंजवाल आवेदन के आधार पर क्लास 2 से लेकर क्लर्क तक की नौकरी बांट ही रहे थे कि कुछ पत्रकारों और दबाव बनाने में माहिर कुछ अन्य खिलाड़ियों को इसकी भनक लग गई। लिहाजा उन्हें भी एडजस्ट किया गया और इस तरह एडजस्ट करते करते 123 की मूल संख्या नौकरी लगने तक 154 तक जा पहुंची। इस लिस्ट में कुंजवाल कुल के ही 8 सदस्यों को नौकरी मिली। कुंजवाल जी ने सभी संवैधानिक मानकों का पालन करते हुए अपने बेटे और बेटी दोनों को क्लास 2 अफसर बनाने की नजीर पेश की। खास बात यह है कि तत्कालीन वित्त सचिव जब इन बैकडोर भर्तियों को मंजूर नहीं कर रहे थे तो कुंजवाल के करीबी एक अपर सचिव के हस्ताक्षर से ही इन 154 विलक्षण प्रतिभाओं को वेतन जारी कर दिया गया। अगली विधानसभा का दौर शुरू हुआ साल 2017 में। भाजपा सरकार गठित होने पर सूबे की 4थी विधानसभा की कमान प्रेमचंद अग्रवाल के हाथ लगी। प्रेमचंद पहले ही दिन से भर्ती की कोशिशों में रहे, लेकिन तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तब इसकी वित्तीय मंजूरी नहीं दी। काफी जोर और दबाव के बाद जब 2019 में फाइल त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास पहुंची भी तो उन्होंने सभी भर्ती योग्यताओं के अनुसार लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए कराने की टिप्पणी दर्ज करते हुए एक तरह से बैकडोर एंट्रीज का दरवाजा ही बंद कर दिया। लेकिन 2021 की शुरुआत में त्रिवेंद्र रावत भी चलते बने
और इसी के साथ प्रेमचंद्र अग्रवाल की फाइल भी तेजी पकड़ने लगी। बैकडोर भर्ती पर पर्दा डालने के लिए तय किया गया कि एक प्राइवेट एजेंसी के जरिए पद स्वीकार किए जाएं। इसके लिए 54 पदों पर आवेदन भी मांगे गए, लेकिन इधर उक्त परीक्षाएं हुई भी नहीं कि चुन चुनकर मुख्यमंत्री के निजी स्टाफ में कार्यरत लोगों के परिजनों से लेकर तमाम मंत्रियों, आरएसएस और भाजपा पदाधिकारियों के करीबियों को कथित नियमों का पालन करते हुए नियुक्तियां बांट दी गई। 54 नियुक्तियों से शुरू हुई ये संख्या अंततः 74 पर जाकर खत्म हुई। इसी साल 8 जनवरी को प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से ठीक पहले इन लोगों को विधानसभा में ज्वाइन तो करा लिया गया, लेकिन एक पेंच फिर भी फंसा रहा। दरअसल आचार संहिता लगने के कारण तत्कालीन वित्त सचिव अमित नेगी ने इन पदों को स्वीकृति नहीं दी, लिहाजा इनका वेतन नहीं निकल पाया। लेकिन इस बीच मार्च में भाजपा सरकार की वापसी हुई और खुद प्रेमचंद्र अग्रवाल के पास इन नियुक्तियों को फिनिशिंग टच देने वाले दोनों विभाग यानी संसदीय कार्य और वित्त विभाग आ गए। उन्होंने जरा भी देरी नहीं की। 28 मार्च को उन्होंने कार्यभार संभाला और 29 मार्च को बतौर वित्त मंत्री इन नियुक्तियों को वित्तीय स्वीकृति देते हुए काम पक्का कर दिया। इस दौरान सचिव वित्त अमित नेगी के भी राज्य की सेवा छोड़कर केंद्र सरकार में जाने से उनकी अंतिम बाधा भी दूर हो चुकी थी। इस बार नौकरी पाने वाले लोगों में 60% बेरोजगार संघ परिवार से ताल्लुक रखते हैं। ये तो हुई वो कहानी जो बताती है कि पिछले 22 सालों में प्रदेश में सरकार चाहे जिसकी भी रही हो, विधानसभा में नौकरियों की बम्पर सेल हमेशा लगी रही। इसी सेल का नतीजा है कि 70 विधायकों वाली हमारी विधानसभा में आज 403 विधायकों वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा से भी ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं उस सवाल पर कि जिस तरह से यूके SSS की भर्तियों पर कानूनी कार्रवाई चल रही है, क्या विधानसभा में हुई भर्तियों पर भी वैसी कोई कार्रवाई हो सकती है? क्या विधानसभा में हुई नौकरियों की यह बंदरबांट नियमानुसार कही जा सकती है? क्या यह मामला सिर्फ मोरालिटी और एथिक्स का है और इसमें कुछ भी इलीगल नहीं? ये सवाल जब हमने अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रशेखर करगेती से पूछे तो उन्होंने जो बताया सुनिए। इलीगलिटी यही है कि पब्लिक ऑफिस में कोई भी अपॉइंटमेंट होगा वो फेयर और ट्रांसपेरेंट अडॉप्ट कोई प्रोसेस अपनाए बिगर। आप जब तक फेयर और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस अडॉप्ट नहीं करेंगे अपॉइंटमेंट के, तब तक वो अपॉइंटमेंट ऐसे हैं वो इलीगल ही रहेंगे। अभी परसों भी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर फेयर और आपका ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं अपनाया गया है तो ऐसी भर्तियों को रद्द किया जाना चाहिए। विधानसभा नियुक्तियों का यह मामला साल 2016 में उत्तराखंड हाईकोर्ट तक भी पहुंचा था। तब विधानसभा सचिवालय की ओर से यह तर्क दिया गया कि उत्तराखंड की एक राजधानी कभी भी गैरसैंण में बनाई जा सकती है, लिहाजा गैरसैंण वाली विधानसभा के लिए तुरंत कुछ नियुक्तियां की जानी है। गैरसैंण के नाम पर नियुक्त हुए लोग कभी गैरसैंण नहीं गए, लेकिन उनकी नौकरियां आज भी सुरक्षित हैं। इस मामले को उत्तराखंड हाईकोर्ट में उठाने वाले याचिकाकर्ता राजेश चंदोला इस प्रकरण पर क्या कहते हैं, सुनिए। 158 पोस्ट थी और सारे के सारे मतलब बिल्कुल अवैध तरीके से रखे गए थे। सबसे पहले तो विधानसभा में जो नियुक्ति का अधिकार है वो विधानसभा अध्यक्ष को है, ये हम भी मानते हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष को सिर्फ तदर्थ नियुक्ति करने का अधिकार है, सिर्फ 6 महीने के लिए। तदर्थ का मतलब होता है आजकल जो संविदा यूज करते हैं ना, जो एडहॉक मतलब। हाँ, एडहॉक, बिल्कुल। लेकिन इनको परमानेंट नियुक्ति करने का अधिकार ही नहीं है। हमने ये लोग अभी जो प्रेमचंद्र अग्रवाल जी और गोविंद सिंह कुंजवाल जी यही बोल रहे हैं कि हमने नियम 187 की धारा 3 के तहत नियुक्तियां करी गए ना जी। ये नियम 187 की धारा 3 के तहत ये बोला है कि तदर्थ नियुक्ति करी जाएगी काम चलाने के लिए अगर कोई उपयुक्त आपके पास अभ्यर्थी नहीं होंगे जी। और इन्होंने साफ साफ ये बोला था कि हमको उत्तराखंड में कोई भी उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिले, इस वजह से हमने इनको नियुक्ति दी है। और सर आज ही नहीं, 2012, 2016, 2000 ये अभी 22 वाला हो गया है, 3 बार हो गई है नियुक्तियां। लेकिन 2016 में सबसे ज्यादा नियुक्तियां हो रखी थी, उससे पहले बहुत कम नियुक्तियां हो रखी थी। 8-10 तक नियुक्तियां चल जाता है, लेकिन 158 नियुक्तियां, अभी 72 नियुक्तियां हो गई, बहुत ज्यादा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में जांच के आदेश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी इस पर आगे कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि अधिवक्ता चंद्रशेखर करगेती मानते हैं कि नियुक्तियों का यह सिलसिला न सिर्फ पूरी तरह से अवैध है, बल्कि ये प्रदेश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का भी हनन करता है। कोई आपके पास में एप्लीकेशन लेके आया कि भाई मेरा अपॉइंटमेंट कर दीजिए और आपने अपॉइंटमेंट कर दिया, ये वायलेशन है आर्टिकल 14 का, जो हमारा समानता का अधिकार है, समान अवसर का अधिकार है रोजगार के लिए, उनका ये वायलेशन है।
विधानसभा की नियुक्तियों में हुआ ये भाई भतीजावाद क्या प्रदेश के लोगों को उतनी ही सहजता से स्वीकार कर लेना चाहिए जिस सहजता से कांग्रेस और भाजपा ने बारी बारी अपने चहेतों को कह दिया कि आधे इधर नौकरी पाओ, आधे उधर नौकरी पाओ, और जनता को बोल दिया कि आप बस हमारे पीछे आओ। वही सहजता जिस सहजता से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने इन नियुक्तियों को नियमानुसार बता दिया है, या फिर इन नियुक्तियों को रद्द करते हुए एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया की मांग होनी चाहिए। इस पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें 12 मास।